स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पे ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ पाएगा। ठीक है, ये कौन सा लेक्चर है? ये 5th लेक्चर है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, विच चैप्टर? एनिमल किंगडम। विच क्लास? क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, इसमें सेगमेंटेशन से पहले तक की चीजें हमने कर ली थी। ठीक है, कि सिलोम है कि नहीं है, असिलोमेट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड के आधार पे कैसे एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया गया है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है पूरे चैप्टर को। पहला है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन हो चुका है, एग्जैक्टली जो फाइला है, 11 फाइला है, उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। मैं फिर बता देता हूं, ये जो पूरा चैप्टर है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें ये सब बताया हुआ है कि ये क्या बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है उस क्लासिफिकेशन में हमें एक फाइला को पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलस्कस को, फिर कॉर्डेट्स को, फिर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, फिर मैमल्स तो खैर स्कॉर्डेट्स में आ गए। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है, ये एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये सब हम डिफरेंट फाइला पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये आप क्लियर रखना दिमाग में। चलो अब सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन क्या है? देखो, सेगमेंट मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, सेगमेंट्स में डिवीजन होना किसी चीज का। ठीक है, तो सेगमेंटेशन क्या है? इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ठीक है, देखो कुछ एनिमल्स में, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। बॉडी जो रहती है उनकी, कुछ एनिमल्स की, वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड रहती है इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ठीक है, इनमें रिपीटेशन होता है कुछ ऑर्गन्स का, जैसे कुछ ऑर्गन यहाँ है, फिर वो ऑर्गन यहाँ भी है, फिर ऑर्गन यहाँ भी है, फिर ऑर्गन यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से सीरियल रिपीटेशन होता है किसी ऑर्गेनिजम्स में, इस तरीके से ऑर्गन्स का। ठीक है, तो उनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। For example, earthworm, the body show this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is known as metamerism। अब देखो एक बहुत बढ़िया वाला केंचुआ बनाता हूं मैं। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा केंचुआ बनाता हूं। देखो ये बना दिया मैंने केंचुआ। अरे लग रहा है, नहीं लग रहा है केंचुआ? ठीक है, केंचुआ है ये, लड़कियों का नूडल्स भी है ये। ठीक है, चाउमीन होता है ना लड़कियों का, नूडल्स है। चलो ये केंचुआ बनाया मैंने। सर रोस्ट करते हैं लड़कियों को, ऐसा मत कहना, मजाक कर रहा था। ठीक है, अब देखो इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया हमने, इसको सेगमेंट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया हमने। ये सेगमेंट्स में डिवाइड है, ऐसा रहता है ना इसका बॉडी। अरे देखा है नहीं देखा केंचुआ कि पकड़ के लाऊं अभी? ठीक है, केंचुआ ऐसे ही रहता है ना कुछ, और केंचुए की बॉडी जो रहती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेगमेंट्स में अगर कोई चीज डिवाइडेड हो तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, और वो कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि अर्थवर्म, केंचुआ। अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो पैटर्न है जो अर्थवर्म में पाया जाता है इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। एंड द फिनोमेनन, और इस फिनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से। चलिए इसके बाद नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। फिर लास्ट है एफ है इसमें, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होता है ये सारी बातें समझेंगे। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मल derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डॉर्सल वेंट्रल का चक्कर क्या है ये। ठीक है, ये एक एनिमल बना देता हूं मैं, ये खूबसूरत सा एनिमल बना देता हूं। इसका नाम है जुजुबा। क्या नाम है इसका? जुजुबा। ठीक है, ये चूहा बना दिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चूहा बना दिया मैंने।
अब ये चूहा जो होता है इसका वेंट्रल साइड कौन सा है? वेंट्रल साइड ये है, पेट वाला साइड जो होता है वो होता है वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड ये पीठ वाला जो पार्ट होता है ना, पीठ वाला साइड जो होता है वो होता है डोर्सल साइड। ये मेरा डोर्सल साइड है, ये मेरा वेंट्रल साइड है, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मल डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस दौरान उनमें मेसोडर्मली डिराइव्ड, मेसोडर्मल डिराइव्ड मतलब मेसोडर्म से डिराइव्ड एक ऑर्गन बनता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ऑन द डोर्सल साइड होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से, और उसको हम कहेंगे क्या? नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड जिनमें होता है वो किस में आएंगे? अरे ऐसे देखा नहीं आपने, आप कोई जैसे फिश देखते हैं आप, या हम हमारे बात करें तो आप देखते हो ना पीछे पीठ वाला जो पार्ट रहता है हमारा वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है। अब हार्ड रहता है, हम में तो बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि हमें तो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हमें तो वर्टिब्रल कॉलम है, कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, ये मतलब जैसे ये होता है ना, ये फ्लैशी सा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है पीछे की तरफ, ठीक है, मतलब वो उतना हार्ड तो नहीं होता लेकिन वो कुछ स्ट्रक्चर से ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, मतलब एक तो होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी तो सब में तो होगी नहीं, भगवान ने रीढ़ की हड्डी किसको दी है? जो जो ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं है? जिनमें नहीं है उसमें नोटोकॉर्ड है, ठीक है, कुछ में नोटोकॉर्ड है, कुछ में नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड क्या है? फ्लैशी स्ट्रक्चर, मतलब पूरा हड्डी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन कुछ ऐसे कड़क सा कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है, जैसे ये पार्ट होता है ना, ये बिल्कुल आप इसको मसल भी नहीं कह सकते, ये इस तरीके से लिगामेंट टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है बैक साइड में, डोर्सल साइड में, जिनमें होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, उसको कहता है नोटोकॉर्ड। अब जिनमें नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन नोटोकॉर्ड, ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कुछ एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होता है वो होता है कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल व्हिच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। अरे सिंपल सी बात है, देखो कॉर्डेट्स वाला भी यही है, कॉर्डेट्स कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब हम में नोटोकॉर्ड है, अब रीढ़ की हड्डी हो एग्जैक्टली, या फिर कोई ऐसा लिगामेंट का कोई स्ट्रक्चर हो जो हड्डी की तरह ना हो लेकिन काफी मजबूत हो, तो उसको कहते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। जिनमें नोटोकॉर्ड होता है ना, नोटोकॉर्ड समझ में आ गया, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है वो होते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। हम क्या हैं? हम में रीढ़ की हड्डी है, बहुत मजबूत है, तो हम कॉर्डेट हैं। स्नेक, सांप क्या है? सांप में रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल होती है, तो ये क्या है? कॉर्डेट है ये भी, ठीक है। अब नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल बताओ। नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल जैसे केंचुआ, ठीक है, केंचुआ में रीढ़ की हड्डी होती है, कहाँ होती है, ठीक है, तो केंचुआ क्या होगा? केंचुआ होगा नॉन कॉर्डेट, ठीक है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं कॉर्डेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो होते हैं नॉन कॉर्डेट, ठीक है। ज्यादा जो डेवलप्ड एनिमल होते हैं वो कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड और कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर और कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। एग्जांपल पोरीफेरा टू एक्टिनोडर्म्स, ठीक है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स कौन से होंगे? पोरीफेरा से लेकर एक्टिनोडर्म्स तक। पोरीफेरा से एक्टिनोडर्म्स की जो कैटेगरी है वो किस में आएगी? नॉन कॉर्डेट्स में आएगी। पूरा रेंज बताया इन्होंने, ठीक है। पोरीफेरा टू एक्टिनोडर्म्स तक की जो कैटेगरी है वो नॉन कॉर्डेट्स में आएगी, और ज्यादा जो डेवलप्ड होंगे, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स जो होंगे वो आएंगे कॉर्डेट्स में, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से। तो ये मैंने आपको समझाया सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का सेकंड जो हिस्सा है वो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन है क्या एग्जैक्टली, और फिर एक एक करके एक एक फाइला को हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। क्लियर है ये बात? टीचर्स डे और है आज, तो टीचर्स डे की कमेंट करके विश करना मुझे, हैप्पी टीचर्स डे बोलना सभी, ठीक है। जो नहीं बोलेगा ना उसको पढ़ाऊंगा नहीं फिर मैं, ठीक है। तो ये हैप्पी टीचर्स डे सभी को बोलना है कमेंट करके, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, फूल और केक और इस तरीके से चीजें बनाना बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को?
देखो ऐसे ही ढीठ होना पड़ता है थोड़ा सा आजकल की दुनिया में, बच्चे नहीं तो लाइक करते ही नहीं है, बच्चे कमेंट करते ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात कि इस तरीके से है। तो ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसके बाद की चीजें और मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों अब क्लासिफिकेशन समझते हैं कि एग्जैक्ट में क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर। कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के आधार पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। क्या फंडामेंटल फीचर्स हैं? किंगडम, सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे। कौन सा किंगडम है? एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम की बात है ही नहीं यहाँ पे। 5 किंगडम थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लैंटिया। तो यहाँ पे 3 तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट वाला भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कौन सा है? एनिमल किंगडम, ठीक है। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री पढ़ेंगे कि सिमेट्री कैसी है, कैसे अलाइनमेंट है उसकी बॉडी का। और उसके बाद बॉडी कैविटी और सिलोम, मतलब बॉडी कैविटी कुछ है अंदर, ये सिलोम है कि नहीं है। और उसके बाद फिर फाइलम कितने हैं टोटल, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इसको। जहां भी आप पढ़ते हो वहां पेज पे बना के चिपका लेना, 10-15 बार 20 बार रोज देखना, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, देखो किंगडम, सबसे पहले एनिमेलिया की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है। ये किंगडम कौन सा है? अपना एनिमेलिया है। और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई एनिमल सिंगल सेलुलर, मतलब मोस्टली एनिमल मल्टी सेलुलर ही होते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा एनिमल में नहीं आता। अमीबा किस में आता है? अमीबा आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये जो आगे वाली कैटेगरी थी ना, उनमें चला गया वो, ठीक है। फंजाई है, तो फंजाई आपके किस में आता है? फंजाई आपके फंगी वाले कैटेगरी में आता है। तो एनिमल में जो कैटेगरी में आता है, किंगडम एनिमेलिया में जो भी आएगा वो मल्टी सेलुलर ही होगा। साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हमें ये ही याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बात? एनिमेलिया ये हो गया किंगडम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के हो सकते हैं, सेलुलर लेवल हो सकता है और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। सेल तक ही हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म कि उनमें बस सेल ही है, सेल के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गन्स वगैरह विकसित नहीं हुए, बस सेल ही है ओवरऑल, ठीक है। तो ये ऐसा लेवल हो सकता है, या फिर ऐसा लेवल भी हो सकता है कि सेल भी है, फिर सेल से मिलके टिश्यू बने, फिर टिश्यू से मिलके ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बने, जैसे कि हम में ये वाला सिस्टम है, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसके बाद सिमेट्री, सिमेट्री मतलब अलाइनमेंट कैसा है बॉडी का अलाइनमेंट मोस्टली असिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं? सेलुलर लेवल वाले असिमेट्रिकल होते हैं, टेढ़े मेढ़े इस तरीके से होते हैं, इनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता बॉडी का, ठीक है। अगर इनको बीच सेंटर में से अगर आप डिवाइड करोगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिमेट्री की टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाले एनिमल्स में, तो रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है और बायलैटरल सिमेट्री भी हो सकती है, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, ये भी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब मोस्टली असिमेट्रिकल जो थे सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म, उनमें असिलोमेटा, ठीक है। असिलोमेटा मतलब सिलोम नहीं है, पूरे भरे हुए रहेंगे अंदर से, ठीक है। इनमें क्या रहेगा? सिलोम एब्सेंट है, कैविटी वगैरह कुछ नहीं होगी इनमें, ठीक है। असिलोमेटा कहलाते हैं ये। और इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसका एक ही फाइलम इसमें आता है, पोरीफेरा। तो इसको तो याद रखना ही रखना है भैया, ठीक है। पोरीफेरा ही आता है इसमें, इसको याद रखना ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें दो टाइप के सिमेट्री पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब 3D में भी डिवाइड करोगे, 3D स्ट्रक्चर को भी डिवाइड करोगे तब भी इक्वल हाफ से डिवाइड होगा, जैसे हाइड्रा, ठीक है। और यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री मतलब हो सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो स्ट्रक्चर, लेकिन आप बीच में से जब डिवाइड करेंगे एक प्लेन में तो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री वाले जो होते हैं वो असिलोमेटा होते हैं वो, ठीक है। मतलब एब्सेंट, ठीक है, तो सिलोम नहीं है, ठीक है। अब इसमें फाइलम कौन कौन से आएंगे? सिलोमेटा, कोइंसेल क्या है ये? कोइलेंसेटा, ठीक है। कोइलेंट्रेटा, सिनेडेरिया, ठीक है। निडेरिया भी कहते हैं इसको, सिंपल निडेरिया याद रखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है नाम है, तो निडेरिया याद रखो। असिलोमेटा में कौन आते हैं? निडेरिया आते हैं। और
स्टेनोफेरा, टेनोफेरा भी कहते हैं, सी साइलेंट हो जाता है तो टेनोफेरा भी कह देते हैं, ठीक है। तो निडेरियन और टेनोफेरा, टेनोफोरा इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, असिलोमेटा वाले कौन कौन से हैं, दो हैं, निडेरिया है और टेनोफोरा है, ठीक है। ये पॉरीफेरा तो अपना हो गया सेलुलर लेवल में, ठीक है, ये याद रखना है। असिलोमेटा है, असिलोमेटा है मतलब कोई सिलोम विलोम का झंझट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें असिलोमेटा में तो दो हैं, असिलोमेटा सिलेंट्रेटा है ये, अब बोल पाया हूं मैं इसे, ठीक है। तो बहुत ट्विस्ट करनी पड़ती है टर्म को, बायोलॉजी में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोला नहीं पहले कभी, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो सिलेंट्रेटा है ये, सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम निडेरिया है। सिलेंट्रेटा आता है इसमें और स्टेनोफोरा आता है, सिलेंट्रेटा और स्टेनोफोरा, ठीक है। क्लियर, ये बात बिल्कुल फिक्स याद रखना है इसको। इसके बाद बायलैटरल सिमेट्री जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। बायलैटरल सिमेट्री कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। कैसे कैसे, विदाउट बॉडी कैविटी, विद फॉल्स सिलोम और विद ट्रू सिलोम। अब इनमें सिलोम तो होगा, इन तीनों में सिलोम होगा, लेकिन नहीं एक में नहीं होगा खैर, लेकिन ये सिलोम के आधार पे ही है। बायलैटरल को अब सिलोम के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो विदाउट बॉडी कैविटी मतलब बॉडी कैविटी ना हो, ऐसा जिसमें बॉडी कैविटी ना हो, ठीक है। असिलोमेट्स कहलाते हैं ये। प्लेटीहेल्मिन्थस इसमें आता है, इसमें एक ही आता है और वो है प्लेटीहेल्मिन्थस। क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस, याद रखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 चार अपने फाइलम हो चुके हैं, टोटल कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है विद फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम मतलब इसमें झूठा सिलोम होगा, मतलब जैसे मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि जो मेसोडर्म होते हैं वो पैचेस के फॉर्म में इसमें अरेंज होते हैं बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। तो ये फॉल्स सिलोम होते हैं, तो सूडोसिलोमेट इनको कहते हैं। एकेलमिन्थिस, ठीक है, एसेलमिन्थिस इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, एसेलमिन्थिस, ठीक है, ये वाली कैटेगरी है इसमें। तो प्लेटीहेल्मिन्थस तो आ गया विदाउट बॉडी कैविटी, और विद फॉल्स सिलोम, फॉल्स सिलोम वाला कौन सा है, एस्केलमिन्थिस, ठीक है। अब देखो इस पे डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें फॉल्स सिलोम है वो कौन सा फाइलम है, ठीक है। तो एस्केलमिन्थिस से ये याद रखनी है आपको चीजें। अब तीसरी जो है कैटेगरी वो है विद ट्रू सिलोम, ठीक है, विद ट्रू सिलोम, सिलोमेट मतलब इनमें सिलोम होगा। इनमें तो सिलोम था ही नहीं, विदाउट बॉडी सिलोम, इसमें फॉल्स सिलोम था और इसमें सिलोम होगा ही होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये हैं आपके 6, ठीक है। कौन कौन से हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कितने हैं ये दोस्तों, ये हैं 6। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं नाम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, टोटल 6 है, ठीक है। तो 6 ये हुए, 7 8 9 10 11 टोटल फाइलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 11 फाइलम का बेसिक आप क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक फाइलम को उठाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे विद स्ट्रक्चर, उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो अब शुरू होने वाला है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो दोस्तों फाइनली स्टार्ट करते हैं पहला फाइलम, और पहला फाइलम कौन सा है, पॉरीफेरा। तो बहुत मजा आने वाला है, पॉरीफेरा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी 11 फाइलम है आपके उनको एक एक करके बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे विद स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर आएगा, भी आगे बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस, ठीक है। पॉरीफेरा जो होते हैं ना उनको आप स्पंजेस भी बोल सकते हो, मतलब स्पंजेस ही आते हैं मेनली इसमें, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। वैसे इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, पॉरीफेरा है। जैसे आपका असली नाम क्या है जो स्कूल में आपको बोलते हैं, जो सोसाइटी में आपको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम नवीन है, ठीक है, लेकिन घर में तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, चीकू, पीकू, मीकू, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे इसको मतलब कॉमनली इसको स्पंजेस बोल देते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो है पॉरीफेरा, ठीक है। क्लियर है ये बात। They are generally marine and mostly asymmetrical animals. Marine मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। जनरली मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं दूसरी जगह नहीं पाए जा सकते, पाए जा सकते हैं लेकिन कभी कभार। ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, ज्यादातर मैराइन यानी कि समुद्र में, ओशंस में पाए जाएंगे ये, ठीक है।
क्लियर है बात। एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स, असिमेट्रिकल एनिमल्स यानी कि अगर आप इनको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करोगे तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होगा, दोनों हाफ जो है वो इक्वल नहीं होंगे, वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. These are primitive multicellular animals. ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, ये सिंगल सेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है, मतलब सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन्स होते हैं, इस टाइप से डिवीजन है। मतलब उतना ऑर्गन्स वगैरह तक तो नहीं है खैर, लेकिन सेलुलर लेवल है, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें है, ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। ऑर्गन वाला सिस्टम अलग था, दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन था ना, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू लेवल वाला नहीं है ये सिंपल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और एक ही तो था इसमें, अरे अभी पढ़ के आए ना पहले, एक ही तो था, यही तो है वो, ठीक है, पोरीफेरा। क्लियर है बात। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंजेस में क्या होता है, क्योंकि ये ज्यादातर ओशंस वगैरह पानी में ही पाए जाते हैं, तो इनमें वाटर सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल मतलब पाइप्स, छोटी छोटी पाइप्स होंगी अंदर इनके बॉडी के, ताकि वाटर जो है इनमें आराम से अंदर जा सके, बाहर निकल सके, उसी के थ्रू सारा इनका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म काम करता है, क्योंकि इनमें ब्लड वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से है, समझ में आ गया यहां तक। Water enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity। देखो इनके बॉडी में क्या होता है ना, जैसे ये खूबसूरत सा एक मैं स्पंज बना देता हूं, ठीक है। अब इसके बॉडी में क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, ऐसे पोर्स होंगे। और ये जो पोर्स है ना, ये इन पोर्स को क्या कह रहे हैं हम, ऑस्टिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑस्टिया, ठीक है। इनके थ्रू ही वाटर अंदर घुसता है, इनके थ्रू ही वाटर अंदर घुसता है और एक सेंट्रल जगह पे पहुंच जाता है। एंड द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, ये कैविटी सेंटर में है ना, स्पेस सेंटर में, तो सेंटर कैविटी में पहुंच जाता है, जिसको स्पंजोसील कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, स्पंजोसील। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो मजा है कि नहीं है इसमें, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट पोर जो ऑस्टिया होते हैं, उनसे बॉडी के अंदर ये चीजें नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बारीकियां पूछी जाती हैं आपसे, तो बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से क्लियर करते हुए समझते चलिए, ठीक है। देखो स्पंज की बॉडी जो है उसमें माइन्यूट पोर्स है सरफेस पे, उनको ऑस्टिया कह रहे हैं, ठीक है। और बीच में जो सेंटर स्पेस है जहां पे पानी आके ऑस्टिया से भर जाता है इसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील, ठीक है। स्पंजोसील जो सेंट्रल कैविटी है उसको क्या कह रहे हैं, स्पंजोसील, ठीक है। क्लियर है बात। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। अब ये सेंट्रल कैविटी से कहां जाता है, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम कोई ऑर्गन है, इसमें अभी पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। तो ऑस्कुलम में ही चला जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है, ऑस्टिया से पानी घुसा, सेंट्रल कैविटी में गया, जिसको स्पंजोसील कह रहे हैं, और उसके बाद ये फाइनली स्पंजोसील से कहां चले गया, ऑस्कुलम में चला गया, ठीक है। वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए इसके बाद, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। देखो एक चीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था, तो उसमें एक चीज बताई थी कि लिविंग के वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लिविंग सांस भी लेते हैं, लिविंग मूवमेंट भी करते हैं, लिविंग रेस्पिरेशन भी करते हैं, लिविंग एक्सक्रीशन भी करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग की नॉन लिविंग की कंपैरिजन में। लेकिन इन सब के एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए थे कि जैसे आप कहें कि मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट तो हर चीज मूवमेंट करे वो ग्रो कर रही है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कई चीज मूवमेंट नहीं करती, पेड़ मूवमेंट नहीं करते, पेड़ पौधे क्या हिलते डुलते हैं, मूवमेंट नहीं करते ना, चलते नहीं, लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन लिविंग होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ग्रोथ हम ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपने कह दिया कि हम लिविंग है। माउंटेन ग्रो करता है, बिल्कुल करता है। ओशंस वगैरह ये आपके सर्दियों में उसमें लेयर चढ़ जाती है, बर्फ की चादर वगैरह चढ़ जाती है कश्मीर साइड में, तो वो हाइट में बढ़ गया, ठीक है। अब हाइट में बढ़ गया तो ग्रोथ तो है, लेकिन क्या वो लिविंग है, लिविंग तो नहीं है, नॉन लिविंग है। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको फर्स्ट चैप्टर में, जो अगर लिविंग है तो उसमें होगी ही होगी, और नॉन लिविंग है तो उसमें नहीं होगी, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। नहीं, रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ देना, ये होता है आपका ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है,
हवा को अंदर लिया, इस हवा में से ऑक्सीजन का ब्लड में घुलना, ब्लड में घुल के इस सेल के अंदर तक पहुंचना और यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस होना, और प्रोसेस होने के बाद एनर्जी बनना, फूड का बर्न होना, और उसके बाद वापस से CO2 आना, CO2 लंग्स की तरफ आना, लंग्स के थ्रू CO2 फिर बॉडी से बाहर जाना। ये जो कंप्लीट पूरा प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है, बर्निंग ऑफ फूड का, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो हर ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये सब चीजें इसमें कैसे होती है? वाटर के थ्रू होती हैं। मतलब इसमें ब्लड वगैरह तो कुछ है नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं, तो इसमें दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखो ये जो पानी इसमें ऐसे अंदर आ रहा है और फिर स्पंजोसील में जा रहा है, फिर ऑस्कुलम में जा रहा है, तो इसी के थ्रू ये फूड लेते हैं अपना, जो भी आसपास पानी में फूड होगा उसको ले लेंगे, उसको खाएंगे, पचाएंगे, ठीक है, और रेस्पिरेशन करेंगे, फूड बर्न करेंगे, एनर्जी बनाएंगे एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, और बाहर क्या निकालेंगे? वेस्ट निकालेंगे। वेस्ट कैसे निकालेंगे? वही वाटर के थ्रू निकालेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस इनका जो डिपेंडेंट है वो किस पे है? वाटर पे है, और ये इस तरीके से इनका सिस्टम है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है, उनके डायग्राम्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।